Hello everyone. As in the previous video, we have gone through the concepts of aggregate demand. In lecture number 34th, I have given the introduction of the unit 3rd, and in lecture number 35th, I have given you the behavior of aggregate demand. I have explained about the aggregate demand schedule and aggregate demand curve. Now in this video, I am going to explain you about the aggregate supply concept. It is a very important concept because objective type questions will come from this concept. So let's study about what is aggregate supply first of all. So in simple terms, it refers to the money value of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given period of time. So what it means is that कि जो एग्रीगेट सप्लाई है ये मनी वैल्यू एक्सप्रेस करता है. किसकी मनी वैल्यू? दैट इज़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू की बात करता है जो सारे प्रोड्यूसर्स हमारी इकोनॉमी में विलिंग है सप्लाई करने के लिए. यहाँ पे फिर से विलिंगनेस की बात करी जा रही है. सो दैट मीन्स इट इज़ एन एक्स एंटे कॉन्सेप्ट. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक्स एंटे कॉन्सेप्ट है, बिकॉज यहाँ पे विलिंगनेस या फिर डिज़ायर की बात करी जा रही है. सो सप्लाई तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. सो देयरफॉर वी आर सेइंग दैट ये क्या है? मनी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो सब प्रोड्यूसर्स एक इकोनॉमी में विलिंग है सप्लाई करने के लिए विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात करी जा रही है, एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम इज़ नॉर्मली अ फिस्कल ईयर या फिर एक अकाउंटिंग ईयर की बात करी जाती है. दैट लाइज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. या फिर आप सिंपल वर्ड्स में एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन कर सकते हो एज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स ने प्लान करा है टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विल बी नोन एज द एग्रीगेट सप्लाई. So this was about the basic definition of aggregate supply. Now next thing is that a very important thing, that is aggregate supply is equal to the national income. यहाँ पे एक बहुत important equation मैंने यहाँ पे mention करी है, that is the aggregate supply is equal to national income. Now why is it so? The very first thing, it is related to the phases of circular flow of income. अगर आपने phases of circular flow of income की अभी वीडियो नहीं देखी है, so kindly check it first of all. After that you will come to know that why aggregate supply is equal to the national income. First of all, aggregate supply जैसे मैंने आपको अभी बताया, it refers to the value of final goods and services जो producers willing है सप्लाई करने के लिए एक इकोनॉमी में. So that depends on the first phase of circular flow of income. फर्स्ट फेज़ कौन सा था? प्रोडक्शन फेज़, जिसमें वैल्यू एडिशन करी जाती है बाय द प्रोड्यूसर्स एंड दे विल जनरेट द टोटल आउटपुट. वो टोटल आउटपुट जनरेट करेंगे प्रोड्यूसर्स, देन दैट टोटल आउटपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एज यू नो कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से करी जाती है, एंड दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. सो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन रिटर्न प्रोड्यूसर्स क्या देते हैं? फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस. इस फॉर्म में उनको फैक्टर पेमेंट्स दी जाती हैं. सो जब टोटल आउटपुट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो उनके लिए क्या बन जाता है? दैट फॉर्म्स द इनकम फॉर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो दैट इज़ वाई जितनी प्रोडक्शन इकोनॉमी में हुई है उतनी ही आगे फर्दर इनकम जनरेट हो जाती है. सो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग एग्रीगेट सप्लाई एज इक्वल टू द income. So I hope this concept is clear that why we take y equal to as, and this question was arised by me in the previous video also, if you remember. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एट द एंड पूछा था दैट वाई आई हैव टेकन y इक्वल टू as. दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो भी टोटल प्रोडक्शन हुई होगी फर्स्ट फेज में, दैट विल बिकम इक्वल टू द इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड और जनरेटेड इन द सेकेंड फेज. Alright, so let's move on to the next thing, that is the components of aggregate supply or national income. Which are the components of aggregate supply? या फिर अभी आपको मैंने बताया that AS is equal to Y, तो जो Y के components होंगे वही AS के components होंगे. So therefore Y is equal to consumption plus saving.
व्हाट दैट मीन्स इज कि जो भी इनकम जनरेट होगी उसका कुछ पार्ट या तो कंज्यूम करा जाएगा, दैट मीन्स या तो उससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा जाएगा या फिर कुछ पार्ट उसका सेव करा जाएगा. सो दैट इज़ वाई नेशनल इनकम और विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल वाई, it is equal to C plus S, that is consumption plus saving. And as you know Y is equal to AS, so therefore AS के भी components कौन से हैं, that is consumption plus saving. That means income का कुछ part consumption पे लगाया जाएगा and कुछ part save कर दिया जाएगा. Alright, now let's talk about the behavior of aggregate supply. जैसे हमने behavior of AD की बात करी थी, जिसमें हमने AD schedule और AD curve की बात करी थी. Similarly in this case we will talk about the behavior of AS, in which we will talk about the AS schedule and AS curve. So first of all I have taken the same figures जो मैंने previous video में figures दी थी while explaining you the AD schedule, वही same figures I have considered so that ये आपके लिए easy हो जाएगा समझने के लिए. So what I have taken is, first of all I have taken income, that is 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140. After that I have taken consumption. Consumption is 30, 40, 50, that is with the difference of 10 and Y is with the difference of 20. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी विल कैलकुलेट द सेविंग्स. या तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम सेविंग्स कैलकुलेट कर लें, और एज वी नो दैट y इज़ इक्वल टू AS, हमें पता है कि इनकम जो है वो एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फिगर्स भी नोट डाउन कर सकते हो. सो फर्स्टली इफ़ वी नीड टू कैलकुलेट सेविंग, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम सेविंग्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. अब यहाँ पे जो अभी हमने इक्वेशन करी थी y इज़ इक्वल टू C प्लस S, उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली अगर मेरे को S फाइंड आउट करना है तो S कैसे आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू y माइनस C. So saving will be equal to the difference between the income and consumption. Let's suppose if my income is 10,000, उस 10,000 में से मैं 8,000 की कंजम्पशन कर लेती हूँ. दैट इज़ इफ़ आई विल सब्ट्रैक्ट 8,000 फ्रॉम 10,000, जो मेरे पास 2,000 की वैल्यू बच जाएगी, व्हाट विल बी दैट विल बी द अमाउंट ऑफ सेविंग्स. तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे सेविंग्स कैलकुलेट करनी है. लाइक द फर्स्ट वन इज 0 and 30. So I will subtract 30 from 0, that will become equal to minus 30, that will be negative 30. After that 20 minus 40, that will be minus 20. Similarly आप y में से c को माइनस कर देंगे, आपके पास सेविंग्स की वैल्यू आ जाएगी. सो लेट्स कंप्लीट दिस टेबल नाउ. दिस इज -10, देन 0, 10, 20, 30 एंड 40. हमारे पास आ गई वैल्यूज़ ऑफ सेविंग्स. आप देख सकते हो इनिशियल स्टेजेस में सेविंग्स नेगेटिव में है, देन इट बिकेम 0 एंड देन इट विल बिकम पॉजिटिव. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट AS. AS कैलकुलेट करने के दो वेज हैं. द फर्स्ट वन इज ईदर यू कैन डू C प्लस S, और आप डायरेक्टली इनकम को ले सकते हो इक्वल टू AS. सो यू कैन राइट इट डाउन. दैट विल बी 0, 20, देन कम्स 40, 60, 80, 100, 120 and 140. So this is how you will complete your aggregate supply schedule. इसके साथ हमारा ये schedule complete हो जाता है. Then we will move on to the AS curve. अब हम अगर AS curve की बात करें तो what I have did over here is that x axis पे I have taken income and y axis पे मैंने consider कर लिया है consumption और the saving. अब हमने इस लाइन को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, एज यू नो द इनकम लाइन इज़ अ 45 डिग्री लाइन. हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, एक 45 डिग्री लाइन बनाएंगे, या फिर आप ले सकते हो इन दोनों फिगर्स को, इनकम और AS को कंसिडर कर सकते हो. लाइक द फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी 0 and 0, सेकंड वन विल बी 20 and 20, थर्ड वन विल बी 40 and 40. इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स भी प्लॉट करोगे तो भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन एट 45 डिग्री एंगल. तो ये आपका क्या बन गया, दैट विल बी अ वाई लाइन और एग्रीगेट सप्लाई लाइन. एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो दैट हर एक पॉइंट पे, दैट इज़ एट एवरी पॉइंट ऑन 45 डिग्री लाइन, जो इनकम है वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू C प्लस S. एंड एज यू नो y इज़ ऑल्सो इक्वल टू AS. सो देयरफॉर हर एक पॉइंट पे इनकम जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा. लाइक दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट, देन द सेकेंड वन विल बी 20 and 20, दिस विल बी द सेकेंड पॉइंट. तो इस तरीके से जब हम अपनी डायग्राम बनाएंगे, जब हम अपना कर्व बनाएंगे, हर एक पॉइंट पे हमारी जो इनकम और जो एग्रीगेट सप्लाई है दैट विल रिमेन द
सेम, और ये सेम तब आएगा जब हमने जो डिफरेंट पॉइंट्स कंसिडर करे हैं, दैट इज़ वी हैव टेकन द सेम स्केल ऑन बोथ द एक्सिस, कि दोनों एक्सिस पे सेम स्केल होना चाहिए, सेम गैप होना चाहिए, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल कि आपकी ये स्ट्रेट 45 डिग्रीज लाइन आएगी. सो दिस वॉज अबाउट योर एग्रीगेट सप्लाई schedule and aggregate supply curve. एंड यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग ओवर हियर इज़ दैट कि जो आपकी इनकम लाइन या फिर एग्रीगेट सप्लाई लाइन है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन. वो हमेशा पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से स्टार्ट होगी. सो देयरफॉर इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन दैट विल बी अ 45 डिग्री लाइन. एक 45 डिग्री लाइन हमारी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाएगी. So this was all about your AS schedule and AS curve and about the concept of aggregate supply, and I hope these concepts are clear to you. Now in the next video I will talk about the consumption function and saving function, which is again a very important concept. As I told you that जो हमारा यूनिट नंबर 3 है उसमें से 12 मार्क्स का पेपर आएगा. सो हमें इसके लिए हर एक कॉन्सेप्ट की तैयारी करना अच्छे से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So let's finish up this video now, and we will talk about consumption function in the next video. Thank you so much for watching my video.